नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आज 22 जून 2021 के महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, देखेंगे। तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भूतपूर्व अर्थशास्त्री को, इकोनॉमिस्ट को विश्व बैंक व IMF, यहाँ IMF है, IMS नहीं है, IMF द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। IMF जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या आता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और एक होता है वर्ल्ड बैंक। दो शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं। किस बात के लिए? दुनिया में अगर किसी भी देश को लोन की ज़रूरत होती है तो ये दोनों बैंक फाइनेंस करती है। कुछ कंडीशन है। तो ये दोनों जो लार्जेस्ट बैंक है पूरी दुनिया के, इन्होंने मिलकर एक हाई लेवल कमेटी बनाया है और उसके सदस्य के रूप में एक भारतीय को नामित किया है। यही है क्वेश्चन। उसका नाम क्या है? रघुराम राजन जी, जगदीश भगवती जी, अमर्त्य सेन जी या मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो इसका सही आंसर क्या है? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, देखिए, मोंटेक सिंह अहलूवालिया को विश्व बैंक या IMF के उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। देखिए, ये क्या होता है? विश्व बैंक हो गया या एक मिनट, विश्व बैंक हो गया, IMF हो गया, पूरी दुनिया में ये क्या करती हैं? ये ग्लोबल फाइनेंसिंग जो है संगठन है। ग्लोबल फाइनेंसिंग मतलब पूरी दुनिया में जो देशों को लोन दिया जाता है, इन दोनों के माध्यम से दिया जाता है। लेकिन दोनों अलग अलग क्षेत्रों में लोन देते हैं, एक ही जगह लोन नहीं देते हैं, अदरवाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी। दो विश्व बैंक क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अगर कहीं सड़कें बनाना है, सिंचाई के लिए व्यवस्था करनी है, रेलवे नेटवर्क, ब्रिज, ये सब बनाना है तो विश्व बैंक लोन देता है। IMF क्या करता है? अगर किसी देश को घाटा लग रहा है उसके बिजनेस में, तो बिजनेस के घाटा को यानी डेफिसिट को कवर करने के लिए वो लोन दिया जाता है IMF के द्वारा। तो ये दो संगठनें लोन देती हैं। इन्होंने कुछ पूरी दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई। उसका सदस्य मोंटेक सिंह अहलूवालिया को नामित किया है। किसको किया है? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ये इंपॉर्टेंट इस बात से भी हो जाती है कि ये जो है, पहले जो नीति आयोग है, अभी नीति आयोग से ठीक पहले क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। योजना आयोग क्या हुआ करता था? योजना आयोग। ठीक है, इसी को हटाकर 1 जनवरी 2015 को में क्या किया गया था? नीति आयोग को गठित किया गया था। क्लियर है? तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कौन हुआ करते थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। क्लियर है? तो ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया कौन थे? योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, डिप्टी चेयरपर्सन थे। क्लियर है? अब इनको बनाया गया है विश्व बैंक IMF उच्च सलाहकार समूह का सदस्य बनाया गया है। ठीक, अब देख लेते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। जितने भी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, मतलब जो गरीब देश हैं या मध्यम आय वाले देश हैं, उनको ये लोन देती है फॉर द पर्पज़ ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स, यानी कि सीधे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लोन देती है वो कौन देती है? वर्ल्ड बैंक देती है। इसका गठन कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका गठन हुआ था जुलाई 1944 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका गठन कब हुआ था? 1944 में, ठीक वर्ल्ड वार के बाद। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ? वाशिंगटन DC। दोनों का हेडक्वार्टर वहीं है, वाशिंगटन DC में। ये यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका में। और इसके अभी जो प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट भी आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। तो ये IMF को देख लेते हैं। IMF भी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, पूरी दुनिया में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो वो हो। और ये क्या करती है? मॉनेटरी कोऑपरेशन। मतलब सीधी सीधी बात क्या, अगर मान लीजिए जैसे भारत है, भारत को व्यापार में घाटा लग रहा है, ठीक है, जिसके पास पैसे नहीं है दुनिया मतलब जो है दूसरे देशों को पे करने के लिए, उस स्थिति में ये IMF से लोन ले सकता है। क्लियर है? समझ में आया? हाँ, अब जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर वहीं है, वाशिंगटन DC। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इस समय कौन है? क्रिस्टियाना जॉर्जिया। कौन है? क्रिस्टियाना जॉर्जिविया। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ये गीता गोपीनाथ है, एक इंडियन है, गीता गोपीनाथ। ये क्या है? इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है?
ये गीता गोपीनाथ जी है। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन आज का। हाल ही में हाल ही में द्वारा लिखा है, एक, चलो ठीक है द्वारा छो, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में जमा धनराशि के मामले में भारत कौन से नंबर पर है? आपको पता है कि अभी हाल ही में स्विस बैंक की रिपोर्ट आई है, ठीक है। एक्चुअली क्या करता है, जो स्विट्ज़रलैंड की बैंक की सरकार, स्विट्ज़रलैंड सरकार होती है, वो प्रतिवर्ष बताता है कि पूरी दुनिया से उसको कहाँ कहाँ से जो है उनके बैंकों में जो है पैसे जमा हुए हैं, ठीक है। स्विस बैंकों में जो डिपॉजिट होते हैं ज़्यादातर उसको लोग ब्लैक मनी के रूप में रखा जाता है, ऐसा एक मान्यता है। ज़रूरी नहीं कि उस जो पैसा वहाँ पे रखा गया सब ब्लैक मनी हो, ऐसा भी हो सकता है ब्लैक मनी भी हो सकता है ब्लैक मनी ना भी हो, वो डिपेंड करता है सरकार कैसे उसको डील करती है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है कि अभी हाल ही में उसने एक रिपोर्ट जारी की है, तो इसमें भारत का कौन सा नंबर है, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पर किसका पैसा है, किस देश का पैसा, उस क्रम में अगर हम देखें तो भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग है बच्चा 51, शुभ शुभ 51 रैंकिंग है, हम 51वें नंबर पर है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है फर्स्ट रैंक में कौन है, तो फर्स्ट रैंक पे यूके है। मतलब समझ में आया, यूके के लोग सबसे ज़्यादा पैसा रखते हैं कहाँ पर, स्विट्जरलैंड बैंक में। अब दूसरी बात क्या है, क्या वास्तव में स्विस बैंक में रखा हुआ पैसा सब ब्लैक मनी? देखिए ब्लैक मनी होता क्या है, पहले ये समझना होगा। ब्लैक मनी यानी काला धन क्या होता है? काला धन दो तरह से होते हैं, ठीक है। एक ऐसा धन जो सही तरीके से अर्जित किया गया है, तरीका सही है, ठीक, और दूसरा है जो सही तरीके से नहीं अर्जित किया गया है। सही तरीके मतलब स्मगलिंग करके किया गया है या चोरी वगैरह करके किया गया है, सही तरीका नहीं है, ठीक है, सही तरीका नहीं है। तो जो नहीं सही तरीका वो सीधे सीधे ब्लैक मनी होता है। लेकिन जो दूसरा एक और होता है जो सही तरीके से तो अर्जित किया लेकिन उस पर टैक्स नहीं पे किया गया है। मान लीजिए मेरी आय जो है 40,000 रुपये महीना है, मैं सही तरीके से मेरी कोई बिजनेस है, मैं उससे 40,000 रुपये महीना जमा करता हूँ, लेकिन मैं भारत सरकार को दिखा के देना रहा हूँ 20,000 दिखा रहा हूँ, तो 20,000 अतिरिक्त जो आया है ये मेरा क्या हो जाएगा, ये ब्लैक मनी हो जाएगा। तो ब्लैक मनी का ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि वो जो इलीगल तरीके से पैसा कमाए, नहीं, लीगल तरीके से भी पैसा कमाया हुआ भी ब्लैक मनी हो सकता है अगर उस पर टैक्स ना पे किया गया हो। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं वो ब्लैक मनी कहलाती हैं। और ज़्यादातर भारत में क्या होता है कि जो जिनके पास ब्लैक मनी है, तो जाहिर सी बात है वो बैंक में नहीं रख सकते हैं, भारतीय बैंक, क्योंकि भारतीय बैंक में रखेंगे तो एक निश्चित आय के बाद जैसे 50,000 के ऊपर अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपको अपना पैन नंबर देना पड़ता है। तो पैन नंबर के माध्यम से जो आयकर विभाग वाले हैं उनको पता चल जाता है कि भैया इस अकाउंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट हो रहे हैं। तो और अगर डिपॉजिट ज़्यादा हो रहा है तो उनको ये पता चल जाता है कि फिर ये टैक्स क्यों नहीं पे कर रहा है। तो इस तरह से आयकर अधिकारी वाले पहुंच जाते हैं आपके पास कि भैया पैसा तो बहुत खेल रहे हो लेकिन तुम टैक्स नहीं दे रहे हो। इसलिए क्या करते हैं, जिनके पास ब्लैक मनी है वो भारतीय बैंक में जमा नहीं करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो स्विट्जरलैंड बैंक में। स्विस बैंक जो होती है अलग अलग तरीके के ऑफर रखती हैं, नाम वो नहीं बताने की शर्त पर रखती हैं, तो वहाँ पर लोग रखते हैं पैसा, तो उसे ज़्यादातर लोग ब्लैक मनी के रूप में कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं कि स्विस बैंक में जो रखा गया पैसा हो वो ब्लैक मनी है, क्लियर है। ज़्यादातर राजनीतिक दल यही दिखाते हैं कि वहाँ पर ब्लैक मनी रखा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वहाँ ब्लैक मनी भी हो सकता है और लीगल मनी भी हो सकता है, ठीक है। ये इसकी जांच करना सरकार का काम है। अब जैसे क्या होता है, जैसे मौजूदा सरकार बीजेपी की है, ठीक है, अभी बीजेपी इस मुद्दे पे घिरी हुई है, लेकिन कभी जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करते थे तो ये भी इस याद होगा रामलीला मैदान पर रामदेव जी जो पतंजलि के मुखिया है उन्होंने एक आंदोलन ही किया था कि काला धन वापस आना चाहिए, काला धन वापस आना चाहिए, और मोदी जी ने भी यही बोला था कि हम 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे। हालांकि वो 100 दिन में काला धन आया कि नहीं आया ये तो मोदी जी जानते हैं, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वहाँ पर जो स्विट्जरलैंड बैंक में जमा हो वो काला धन हो, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी तरह बता दिए। पहले रैंक में इसमें कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले रैंक में कौन है, यूके है, ठीक है। यहाँ पर यहीं पर लिखा होगा यूनाइटेड किंगडम, और भारत की रैंक क्या है, 51st है, ये याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द नटमेग्स कर्स, नटमेग्स कर्स नामक पुस्तक किस लेखक ने लिखी? नटमेग का मतलब हिंदी में बोलते हैं जायफल, जायफल आपको पता है एक तरह का मसाला होता है, ठीक। कर्स मतलब अभिशाप है, ठीक, जायफल का अभिशाप एक तरह से, अब ऐसे नहीं हिंदी में रूपांतरित करके आएगा। नटमेग्स कर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष या शशि थरूर? तो सही आंसर क्या है, अमिताभ घोष। देख लेते हैं इस बुक के बारे में। ये अमिताभ घोष हैं, बहुत ही फेमस राइटर है। इनको भारतीय जो साहित्य का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कहा जाता है वो भी इन्हें प्राप्त हो चुका है,
एक ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है? साहित्य में एक उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। दो तरह के अवार्ड दिया जाता है, एक साहित्य अकादमी अवार्ड जो शीर्ष अवार्ड है भारत का, और दूसरा ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। तो इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। तो अमिताभ घोष ने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, अभी आपने आपको बताया क्या, नटमेग्स कर्स। क्या नाम है? नटमेग्स कर्स। ये किस बारे में है? ये कॉलोनियल एरा की बात है, जब उपनिवेशवाद चल रहा था पूरी दुनिया में। जो यूरोप के देश थे वो क्या करते थे, यूरोप के देश क्या करते थे वो, एक मिनट, हाँ, पूरे दुनिया में क्या करते थे, जो है छोटे छोटे देशों को कब्जा करके वहाँ पर अपना व्यापार जमाते थे, और व्यापार जमाने के साथ साथ वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर भी कब्जा कर लेते। तो उसमें उसी के बारे में लिखा हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेप्थ जाने की जरूरत है, बस नाम याद रखिएगा और राइटर का नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा भारतीय शहर टॉप है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर एग्जाम में आने वाला। इसका सही आंसर क्या है? बैंगलोर। याद हो, अभी पिछले कुछ दिनों पहले, 8 से 10 दिन पहले, पूरी दुनिया में मोस्ट लिवेबल सिटी की बात हुई थी, मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रहने योग्य जो सिटी थी वो कौन थी? आपको बताइए, ठीक है। क्या है? सोचिए, पॉज करके बताइए। यस, ऑकलैंड है। क्या है? ऑकलैंड है, मैंने पढ़ाया था। ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। ऑकलैंड नहीं, राजधानी नहीं है, वहाँ का एक शहर है, खूबसूरत शहर है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। तो न्यूजीलैंड के का एक महत्वपूर्ण शहर जिसका नाम क्या है? ऑकलैंड है। वो दुनिया में सबसे अच्छा रहने लायक शहर माना गया है। तो उसी तरह से भारत में भी एक सर्वे होता है, भारत सरकार कराती है। कौन सा डिपार्टमेंट कराती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब कहाँ पर रहना ज़्यादा सूटेबल है। तो वो सही आंसर क्या है? बैंगलोर। अब यहाँ पर ये किस आधार पर माना जाएगा भाई रहना अच्छा है? जहाँ पर सुरक्षा हो ज़्यादा, मतलब सुरक्षित वातावरण हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, ठीक है, पर्यावरण ठीक हो, हाँ, पर दिल्ली की तरह प्रदूषण ज़्यादा ना हो, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है? वहाँ पर राजनैतिक माहौल अच्छा हो, ठीक है, सामाजिक माहौल अच्छा हो, आर्थिक माहौल अच्छा हो। समझ में आ रहा? तो इस तरह की सब क्राइटेरिया को मिला लिया जाता, तब ये जाके इंडेक्स जारी किया जाता। तो उसमें बैंगलोर नंबर 1 पर है। एक और यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है, ये तो बड़े शहरों की बात करें तो मोस्ट लिवेबल सिटी बेंगलुरु है, दिल्ली 13वें स्पॉट में है। लेकिन अगर स्मॉल सिटी की बात करें, छोटे शहरों की बात करें जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, तो उसमें अगर हम देखें तो टॉप सिटी कौन है? शिमला। अब नाम से ही लग रहा होगा शिमला जाने का मन किसका नहीं करेगा। तो शिमला स्मॉल सिटी की बात करते हैं, जहाँ पर 10 लाख से कम आबादी वाले शहर की बात करें तो शिमला सबसे अच्छा शहर है रहने लायक। और उसके बाद अगर बात करें बड़े शहरों में तो बेंगलोर, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ है बेंगलोर हैज़ बिन एडजस्ट, तो पढ़ा है, ये लिखा भी है, सॉरी अगले वाले में है, हाँ यहाँ पर है, देखिए, एक मिनट, हाँ, बाय अकॉर्डिंग टू इंडेक्स इन रिलीज्ड बाय यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? समझ में आया? किसके द्वारा? यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। इसका मतलब होता है कि जो केंद्र सरकार की, जो उसका नाम क्या है, कि आवास एवं नगरीय, समझ में, आवास एवं नगर विकास जो मंत्रालय है, आवास एवं नगरीय विकास मंत्रालय, उसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया। जाहिर सी बात है, नगरों की बात हो रही है तो नगरों की बात की जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर हाईलाइटेड है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। हाल ही में अंकटाड इसका फुल फॉर्म क्या है? मैंने अभी 4-5 दिन पहले इसको पढ़ाया था। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, करंट इसी तरह से पढ़ा जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी एजेंसीज हैं वो सब आ जाएंगी अगर आप करंट ढंग से पढ़ोगे। अंकटाड बार बार पढ़ रहा है, यूनाइटेड नेशन बार बार पढ़ रहा है, IMF वर्ल्ड बैंक बार बार आ रहा है, तो इससे याद हो जाता है, मंत्री ये सब याद हो जाता है, राजधानियाँ सब याद हो जाती है। तो अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट मतलब व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। तो ये उसका फुल फॉर्म है। तो अंकटाड एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, वो काम करती है पूरी दुनिया में ट्रेड एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। तो अंकटाड की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार FBI लिखा है, FDI है भाई, FDI जो अभी 2-3 दिन पहले, मतलब एक 10-15 दिन पहले मैंने आपको बताया था। FDI का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है। तो भारत कौन से नंबर पर है FDI प्राप्त करने के मामले में? तो FDI प्राप्त करने के मामले में भारत 5वें नंबर पर है। इससे रिलेटेड एक और रिपोर्ट जो आई थी, मैंने डिस्कस किया था कि अगर हम बात करें, जैसे इंडिया है, इंडिया में जो विदेशी निवेश होता है, ठीक है,
तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश कहाँ होता है? तो यूएसए में होता है। तो जाहिर सी बात है यूएसए की इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है, लोग वहाँ पर निवेश करना चाहते हैं। तो भारत 5वें नंबर पर है। लेकिन अगर हम बात करें भारत में जितना भी विदेशी निवेश होता है तो सबसे ज़्यादा निवेश कौन से देश से आता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है निवेश? हमने आपको पढ़ाया था, याद करिए, सिंगापुर से आता है। कौन सा? सिंगापुर टॉप कंट्रीब्यूटर कंट्री है भारत में एफडीआई के मामले में। समझ में आया? ओवरऑल अगर हम देखें, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ये एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ओवरऑल एफडीआई रिसीव करने के मामले में आता है तो भारत 5वें नंबर पर है। लेकिन भारत में जितना भी एफडीआई आता है उनमें सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आता है? सिंगापुर। और सेकंड पे कहाँ से आता है? यूएसए में आता है। अभी यूएसए ने बीट किया है एक देश को जिसका नाम है मॉरिशस। मॉरिशस को बीट किया है। क्लियर है? समझ में आया? तो एफडीआई होता क्या है? एफडीआई मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। एफडीआई का मतलब होता है भैया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, ठीक है। तो डायरेक्ट का मतलब सीधे निवेश करिए, किसी भी तरह का सरकारी अड़चन नहीं होगी। और फॉरेन मतलब विदेश से। तो जो भी विदेश से निवेश होता है उसे हम एफडीआई कहते हैं। ऐसा नहीं है, हर प्रकार का विदेशी निवेश एफडीआई नहीं होता है, कुछ एफआईआई होता है। ऐसे सामान्य भाषा में समझिए, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट है। जब कोई व्यक्ति सीधे शेयर मार्केट में जमा जो है क्या करता है, निवेश करता है, तो एफआईआई होता है। लेकिन जब भारत सरकार कोई भी विदेशी कंपनी भारत के अंदर ज़्यादा मात्रा में शेयर करे, किसी कंपनी में 10% से अधिक की शेयर खरीदती है, तो वो क्या हो जाता है? एफडीआई होता है। या कोई अपनी ब्रांच खोलती है यहाँ पर, तो एफडीआई हो जाता है। एफडीआई ज़्यादा सूटेबल होता है एफआईआई से। क्यों? मान लीजिए किसी विदेशी व्यक्ति ने किसी रिलायंस की कंपनी में 2% शेयर करे, तो जाहिर बात है 2% शेयर बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, और वो ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहने वाला है, इसीलिए उसने 2% खरीदा। अगर वो 10% खरीदेगा तो इसका मतलब वो उसे रिलायंस के क्रेडिबिलिटी पे भरोसा है, या भारत के जो है आर्थिक हालात पर भरोसा है, इसलिए वो 10% तक का निवेश कर रहा है, यानी कि वो ज़्यादा दिन तक यहाँ रहेगा। और अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना ब्रांच ही खोल देती है तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पर रहने आई है, टिकने आई है। तो एफडीआई जो है स्थायी किस्म का होता है, ये परमानेंट इन नेचर होती है। भारत सरकार तरह तरह के पॉलिसीज़ बनाती है जिससे भारत में ज़्यादा मात्रा में क्या आए? एफडीआई आए। क्लियर है? होपफुली समझ में आया होगा। तो ये अंकटाड की रिपोर्ट है। तो अच्छा, रिपोर्ट का नाम भी पूछ सकता है। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यानी विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर है? दूसरी बात, यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो है विदेशी निवेश आया है, और चाइना दूसरे नंबर पर है। क्लियर? बस दो ये पता होना चाहिए, भारत 5वें नंबर पर है। ठीक है। और अंकटाड के बारे में देख लेते हैं बच्चा कि अंकटाड क्या है। मैंने बताया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। समझ में आ रहा है? एक एजेंसी है। इसका काम क्या है? पूरी दुनिया में विकास और व्यापार कैसा हो उसके संबंध में नीति बनाती है, वगैरह वगैरह। बाकी और सब नहीं पूछा जाए। हेडक्वार्टर हाँ पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? सही आंसर क्या है? बिहार। तो देख लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। देखिए, मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं जिनका नाम क्या है? नीतीश कुमार जी। और वहाँ के गवर्नर हैं फगू चौहान, और उसकी कैपिटल क्या है? पटना। पटना पाटलिपुत्र का नया नाम है। तो बिहार में मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना की शुभारंभ किया। दो योजना उन्होंने लॉन्च किया है। पहला है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, और दूसरा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। उद्यमी का मतलब होता है कि नए तरीके के बिजनेस को जो सेटअप किया जाता है उसे उद्यमशीलता कहा जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। हिंदी में उद्यमशीलता बोलते हैं और इंग्लिश में एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। क्लियर है? तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, नए उद्यम को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की। नाम पूछा जा सकता है बस। तो आज 6 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। जिनको भी देखिए, जिनको भी लेक्चर अच्छा लग रहा प्लीज़ सपोर्ट करें, वो शेयर करें, दूसरों को भी बताएं उसके बारे में। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं ये सीरीज़ लगातार चलाऊँगा। और ध्यान दीजिए, मैं इसके बाद जो करंट के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सीरीज़ होती है, स्टैटिक कुछ जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं कवर करूँगा। इकोनॉमिक्स के लेक्चर शुरू हो गए हैं धीरे धीरे, वो भी बढ़ती रहेंगी। और उसके बाद ज्योग्राफी के भी लेक्चर लूँगा। लेकिन बस शर्त यही है कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, व्यूज़ बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो है अपना जो है विश्वास बनाए रखें। दूसरी बात क्या है कि पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा। कहाँ मिलेगा आपको? पीएसएस विजन एकेडमी, जो रीवा हमारी संस्था का नाम है, वहाँ का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाया करेगा। दूसरी बात क्या है, अगर आप
को टेलीग्राम में इस चैनल में जुड़ने में समस्या आ रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करता हूँ, मैं लिंक जो है दे दूँगा, आप लिंक से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।